Hello students, today's topic is rank of a matrix. किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालना। रैंक होता क्या है? एक नंबर होता है एसोसिएट विद मैट्रिक्स। हाँ, कैसे निकालते हैं हम किसी मैट्रिक्स की रैंक? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑफ रैंक आर। हम क्या बोल रहे हैं? किसी मैट्रिक्स की रैंक आर है। किन कंडीशंस पर? इफ इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। माइनर मीन्स डिटर्मिनेंट। माइनर को फैक्टर पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स के अंदर। माइनर एंड को फैक्टर्स का जो टॉपिक था, डेट माइनर। अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक आर है तो उसके पास कम से कम एक ऐसा माइनर होना चाहिए आर ऑर्डर का जिसकी वैल्यू नॉन जीरो हो। एटलीस्ट वन माइनर शुड बी देयर। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? एंड एवरी माइनर ग्रेटर देन आर वेनिशेस ग्रेटर देन आर। और उससे बड़े ऑर्डर का अगर कोई माइनर एग्जिस्ट करता है तो उस माइनर की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं? उस मैट्रिक्स की रैंक आर है। तो रैंक क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स की? अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक हम कह रहे हैं कोई एक नंबर है आर, तो उस आर के ऊपर क्या क्या कंडीशंस होती हैं? एक तो उसके पास कम से कम एक माइनर आर ऑर्डर का ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो हो। एंड उस आर ऑर्डर से बड़े जितने भी माइनर होंगे उसके पास, उन सब की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए वो नंबर आर, तभी उस नंबर को हम बोलते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। In other words, the rank of matrix A is equal to the order of highest order non-zero minor in A। कि हम उस मैट्रिक्स के पास कितने ऑर्डर का ऐसा माइनर एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो हो, और उन ऑर्डर में से सबसे जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो वैल्यू हो जाती है रैंक की। It is denoted by R of A and रो A। ये नोटेशन है रैंक ऑफ A, आर ए और रो ए। देखो रैंक है क्या? देखो सपोज हमारी एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर की हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर की। अब हाईएस्ट ऑर्डर तो उसके पास 3 ही है, हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर 3 हुआ। और 3 ऑर्डर का माइनर कहने का मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट ही हो गया। तो हम उस 3 ऑर्डर के माइनर की वैल्यू निकालेंगे, क्या वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर उस 3 ऑर्डर के माइनर की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो वहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा? उस मैट्रिक्स की रैंक 3 ही है। 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी और 3 ऑर्डर का माइनर, और उसमें यानी कि उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हमारा नॉन ज़ीरो आ रहा है दैट मीन्स मैट्रिक्स की रैंक 3 है। बट सपोज उसका जो माइनर है वो 3 ऑर्डर का नहीं आ रहा। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, हमने 3x3 की ली। कितने एलिमेंट्स हो गए इसमें? 9 एलिमेंट्स। अगर इस पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ रहा है तो रैंक 3 हो गई हमारी। इफ इट इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब रैंक हमारी 3 नहीं है।
क्यों? क्योंकि रैंक 3 होने के लिए एक ना एक माइनर उस ऑर्डर का नॉन ज़ीरो एग्जिस्ट करना चाहिए। रैंक 3 होने के लिए एटलीस्ट एक माइनर 3 ऑर्डर का ज़रूर होना चाहिए जिसकी वैल्यू ज़ीरो हो, नॉन ज़ीरो हो। और 3 ऑर्डर का तो 3x3 में एक ही माइनर होगा पूरी मैट्रिक्स, और उसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है, तो डैट मीन्स रैंक 3 नहीं हो सकती। Now come to 2, rank of matrix. If it is 2, कब होगी 2? अगर उसके पास 2 ऑर्डर का कोई माइनर एग्जिस्ट करेगा। 2 ऑर्डर का माइनर एग्जिस्ट कराने का मतलब कोई भी 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, कोई भी, इनफैक्ट ये दो और ये दो हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है वो 2 ऑर्डर का। हमें कम से कम एक मिल जाए जिसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो है, कोई भी एक, तो मैट्रिक्स की रैंक 2 बन जाएगी। हो ना, एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2 एग्जिस्ट कर गया। दूसरी कंडीशन अपने आप फुलफिल है कि उस आर से बड़े, इस 2 से बड़ा माइनर जो भी होगा, 2 से बड़ा 3 ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे वो सारे वेनिश, एक ही माइनर था वो वेनिश हो गया। तो डैट मीन्स मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी। बट अगर सारे के सारे ज़ीरो हो गए तो इसका मतलब रैंक 2 नहीं है। नाउ विल कम टू 1 ऑर्डर का क्या एक नॉन ज़ीरो माइनर एग्जिस्ट करा सकते हो? 1 ऑर्डर का माइनर मतलब एक एलिमेंट ही हो गया, एंड ऑलवेज एग्जिस्ट करता है एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स में, क्योंकि नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो नॉन ज़ीरो होता ही है। कोई भी एक हो, सारे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एक तो ज़रूर एग्जिस्ट करता है। तो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स की रैंक 1 से कम तो कभी भी नहीं होगी। ये एक रिमार्क है कि नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स जो होती है, रैंक ऑफ अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, नॉन नल मैट्रिक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट एक लाइन लिख रखी है, द रैंक ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n। एक मैट्रिक्स है n ऑर्डर की और वो नॉन सिंगुलर है। एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर होने का मतलब ये है कि उसका जो 3x3 का डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो है। थ्री क्रॉस थ्री वाला डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। बट अगर वही 3x3 का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो गया तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि एक तो हमें माइनर मिल गया ऑर्डर 3 का, और सेकंड कंडीशन कि 3 से बड़े जितने ऑर्डर होंगे वाले माइनर होंगे वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। अब मैट्रिक्स ही 3 ऑर्डर की थी तो 3 से बड़े ऑर्डर के माइनर ही नहीं होंगे। तो वो कंडीशन तब थी इफ़ इट एग्जिस्ट देन इट वेनिशेस, नॉट एग्जिस्ट तो बात ही नहीं है, सेकंड कंडीशन ही नहीं है। तो मैट्रिक्स की रैंक क्या बन गई? 3 ही बन गई। तो वही कंसेप्ट है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी, ऑर्डर 3 था उसका, तो हमारी रैंक भी कितनी आई? 3 ही आई। Thus the rank of a non-singular matrix of order n is n। n ऑर्डर की कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसकी रैंक n ही होगी।
एग्जाम्पल देखते हैं। एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। विल स्टार्ट विद 2। क्या इसकी रैंक 2 होगी? फर्स्ट कंडीशन, क्या इसका माइनर 2 ऑर्डर का 0 है? एक ही माइनर है, यही 1 2 3 4। इसका कितना है? 4 माइनस 6 माइनस 2, नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब रैंक कितनी हो गई? 2 हो गई। 1 पे जाना ही नहीं, हमें फर्स्ट मिल गया, सेकंड कंडीशन तो वैसे ही सेटिस्फाई हो गई। ये 2 से बड़ा तो कोई माइनर ही नहीं है जिसको हम चेक करते हैं कि वेदर इट वेनिश और नॉट। तो यही ये कंडीशन, इसी का ही तो इलस्ट्रेशन है कि रैंक ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी ये। डिटर्मिनेंट ए जो था वो कितना था? 4 माइनस 6 माइनस 2, नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो है तो नॉन सिंगुलर। तो इसका मतलब जितना ऑर्डर उतनी रैंक। इसी में ही अगर हम एक और एग्जांपल लें कि मैट्रिक्स इज 1 2 2 4। हमारी मैट्रिक्स क्या है? फर्स्ट रो 1 2, सेकेंड रो 2 4। ये भी हमारी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसकी रैंक निकालनी है हमें, तो क्या होगा? 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। डिटर्मिनेंट क्या है यहाँ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 माइनस 4, 0 है ये। इसका मतलब रैंक 2 नहीं हो सकती। नेक्स्ट 1 पे आ जाओ। क्या 1 ऑर्डर का कोई नॉन ज़ीरो माइनर एग्जिस्ट कर रहा है? 4 माइनर है यहाँ तो। ये एक एलिमेंट है नॉन ज़ीरो, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी है और इधर भी है। चारों ही नॉन ज़ीरो हैं। तो हमें तो एटलीस्ट 1 चाहिए था। तो सेकंड कंडीशन आएगी। हाँ, 1 रैंक तभी बनेगी जब उसके पास एक माइनर मिल जाए। मिल गया, 4 मिल गए इनफैक्ट। एंड सेकंड कंडीशन क्या थी कि 1 से बड़े वाले जितने ऑर्डर के माइनर हैं वो 0 होने चाहिए। 1 से बड़ा इसके पास 2 ऑर्डर का माइनर है, सिर्फ 2 ऑर्डर का माइनर। मैट्रिक्स का ऑर्डर ही 2 था और उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ 2 ऑर्डर का माइनर जो है वो 0 है। इसका मतलब मैट्रिक्स की रैंक 1 हो गई। ठीक है, लेट अस कंसिडर अनदर एग्जांपल ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 whose first row is 1 4 3, second row is 2 5 2, third row is 3 6 1। अब सबसे पहले 3 ऑर्डर का माइनर देखते हैं। इसमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। विल एक्सपेंड थ्रू फर्स्ट रो 1 इंटू 5 माइनस 12 माइनस 4 2 माइनस 6 प्लस 3 12 माइनस 15, this is minus 7, this is minus 4 plus 4 16 minus 3, this is minus 9। 0 आ गया, डिटर्मिनेंट 0 हो गया। डिटर्मिनेंट 0 होने का क्या मतलब है कि जो हमारी मैट्रिक्स थी उसमें 3 ऑर्डर का माइनर जो था वो 0 आ गया। अब 3 ऑर्डर का माइनर 0 है तो रैंक तो 3 नहीं हो सकती मैट्रिक्स की। विल कम टू 2, हमें 2 पर जाना पड़ेगा। सो अब 2 रैंक तभी होगी जब इसमें एक माइनर एग्जिस्ट कर जाए 2 ऑर्डर का जिसकी वैल्यू 0 हो। तो आई विल चेक दिस। इस माइनर की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 8 माइनस 3, दिस इज नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो आ गई इस माइनर की वैल्यू। तो हमें एक 2 ऑर्डर का एक माइनर ऐसा मिल गया जिसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो है। एंड द सेकेंड कंडीशन इज 2 से बड़े ऑर्डर वाले मीन्स 3 ऑर्डर वाले जितने भी माइनर थे, एक ही माइनर था, उसकी वैल्यू
ज़ीरो है, 2 ऑर्डर की तो नॉन ज़ीरो है, बट 3 ऑर्डर की ज़ीरो है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो मैट्रिक्स की रैंक क्या बन गई? 2 बन गई। ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि 2 ऑर्डर के बहुत सारे माइनर होते हैं, बहुत सारे। अब क्या हर एक माइनर की वैल्यू निकाल के देखी जाए? पॉसिबल तो नहीं है। ये तो मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की थी, हम मैट्रिक्स 4 ऑर्डर की भी तो ले सकते हैं। फोर ऑर्डर की मैट्रिक्स की भी बात हो सकती है। तो उसके लिए हमें 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। और क्या चेक करना पड़ेगा? अगर वो 0 आ गया तो 3 ऑर्डर के माइनर्स, और 4 में 3 ऑर्डर के बहुत सारे माइनर्स आ जाएंगे, और वो सारे 0 हो गए। सपोज अगर हमने पॉसिबल भी है चेक करना और वो सारे 0 हो गए, तो फिर हम 2 ऑर्डर पर आएंगे। तो इट्स टू लॉन्ग प्रोसेस, बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा ये। तो दिस इज जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर फाइंडिंग रैंक। कि हाँ, हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक किया और हमारी वैल्यूज आ गई। हर बार तो ये मेथड सुटेबल नहीं है, तो हम रैंक कैसे पढ़ेंगे? देयर इज अ नोट, 2 matrices A and B are said to be equivalent। हम 2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। 2 मैट्रिसेस को इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कब बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड सेकेंड थिंग, रैंक सेम होनी चाहिए। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर और रैंक सेम होनी चाहिए। तो उन 2 मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। And we write A is equivalent to B. It is important to note that when a matrix is subjected to one or more elementary operation, its rank does not change. Most important line है ये, पूरा रैंक का कंसेप्ट इसी पर बेस्ड रहेगा कि when a matrix is subjected to one or more elementary operations, जब हम किसी एक मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो उसकी रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंक सेम रहती है। तो दैट मीन्स हमें अगर किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है तो हम क्या ट्राई करेंगे? हम उसके ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के आइदर उसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे और उसमें जितना पॉसिबल होगा ज़ीरोज़ बना लेंगे, ताकि हमें आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, ये रो 0 है तो यहाँ से तो वैल्यूज़ निकल नहीं सकती, रैंक निकल नहीं सकती, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो होंगी दैट इज़ द रैंक। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने के बाद क्या होता है? जितना पॉसिबल हो सकता है लगाने के बाद, अगर और पॉसिबल नहीं है तो नंबर ऑफ पॉसिबल नॉन ज़ीरो रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इट्स रैंक। ठीक है, इसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर की, हमें इसकी रैंक निकालनी है। सो हम ऑपरेशंस लगाते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन हमने लगाया C12, डैट मीन्स C1 और C2 को इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज हो गया ये। कॉलम फर्स्ट हमारा कॉलम सेकंड बन गया और सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम बन गया। फिर हमने ऑपरेशंस लगाए
R2 changes into R2 minus 2 R1, R3 changes into R3 minus 3 R1, R4 changes into R4 minus 4 R1। तो ये 1 के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0 हो गए और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ भी चेंज आ गया। फिर उसके बाद ऑपरेशंस लगाए, C2 चेंजेस टू C2 माइनस 6 C1, C3 चेंजेस टू C3 माइनस 3 C1, C4 चेंजेस टू C4 माइनस 8 C1। तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो गए। फिर हमने चेंजेस ऑपरेशन लगाया, C2 चेंजेस टू माइनस 1/8 C2 एंड C4 चेंजेस टू C4 माइनस 17 C2। देन विल गेट दिस मैट्रिक्स। आफ्टर अप्लाइंग R3 changes to R3 minus R2 and R4 changes to R4 minus R2, I'll get this, and there are 2 rows which are completely 0 and there are 2 non-zero rows। एंड और कोई भी ऑपरेशन लगाकर ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर रो को पूरा 0 बना सके। तो 2 नॉन ज़ीरो रोज एग्जिस्ट कर गई, दैट मीन्स रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। तो अब ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। अगर हम इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से करते, फर्स्टली वी हैव टू चेक 4th ऑर्डर माइनर, वो भी 0 होता। फिर 3 ऑर्डर के जितने माइनर्स चेक करते पॉसिबिलिटी के लिए, तो हमें सारे चेक करने पड़ते, वो सब 0 होते। फिर हमें 2 ऑर्डर पे आना होता और हमें एक तो मिल ही जाता जिसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होती। तो वहाँ से रैंक आ जाती 2, बट वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस था, बहुत ही लेंथी प्रोसेस था। सो ये ज़्यादा बेटर है कि आप जितना हो सके उसके अंदर नॉन ज़ीरो रोज़ बनाने की कोशिश करो, जितना पॉसिबल हो। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो पॉसिबल रोज़, पॉसिबल बनाने का तो हम एक भी बना सकते हैं, 3 नॉन ज़ीरो होंगी। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखनी है नॉन ज़ीरो की, कि आपका नॉन ज़ीरो ज़्यादा से ज़्यादा हो। So the number of possible non-zero rows is the rank of the matrix। वो रैंक बन जाती है मैट्रिक्स की। इज दिस क्लियर? तो यहाँ से हम रैंक फाइंड कर सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के। रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन कुछ भी लगा लो, हमें सिर्फ मैक्सिमम देखना है कि मैक्सिमम रोज 0 बन जाएं। जितनी ज़्यादा रोज 0 बनेंगी हमारी रैंक इजीली निकल आएगी। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक एंड एक फॉर्म पढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्म, कि नॉर्मल फॉर्म से कैसे रैंक, दैट विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।